और प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, ये साफ कर दिया पीएम ने। आतंक और उसके समर्थकों को घर में घुस कर मारेंगे। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। लगातार वो जहां भी जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं और मंचों से पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने कहा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया, अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आतंक और उसके समर्थकों को हम घर में घुसकर मारेंगे। अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आतंक और उसके समर्थकों को घर में घुसकर मारेंगे। आतंक पर पीएम मोदी की दो टूक, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, यह स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आतंक पर दो टूक सुनाया है पाकिस्तान को और साफ किया कि यह प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक, भारत के शौर्य का प्रतीक बना। आतंक और उसके समर्थकों को घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अलीगढ़ में कॉलेज की छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़खानी करने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। प्रोफेसर पर छात्रा को आपत्तिजनक मैसेजेस और वीडियो भेजने का भी आरोप है और उसके बाद शिकायत दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला वार्ष्णेय महाविद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर इंग्लिश डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर शजरुद्दीन, जिस पर छात्रा ने धर्म परिवर्तन कर शादी के दबाव बनाने का आरोप लगाया और उसके अलावा नेट की परीक्षा में पास कराने और पीएचडी में एडमिशन का लालच देने के आरोप के साथ आपत्तिजनक मैसेजेस और वीडियो भेजने का आरोप है। इस मामले में प्रोफेसर के लैपटॉप और मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कॉलेज प्रशासन ने भी जांच कमेटी गठित की है। लैपटॉप और मोबाइल पुलिस ने लिए थे और उसमें जो है जो भी अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध मिलते हैं या साक्ष्य निकल कर आते हैं, वो उसको कॉलेज प्रशासन को भी उपलब्ध करवाया जाएगा और जो भी साक्ष्य तकनीकी या जो जैसे भी जो बयान में या मैनुअली जो साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रंजीत सिंह से इस पर अपडेट लेते हैं। जी रंजीत, विस्तार से बताइए पूरा मामला।
गांधी पार्क क्षेत्र के श्री वाष्णेय महाविद्यालय का है। ये महाविद्यालय काफी पुराना है। अलीगढ़ में 2 ही महाविद्यालय हैं, एक वाष्णेय महाविद्यालय, एक डीएस महाविद्यालय। तो वहां पर एक छात्रा है जिसने इंग्लिश विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साजुद्दीन, उन पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। जब वो प्रोफेसर कॉलेज में पहुंचे तो वहां पर एबीपी के तमाम छात्र नेता और छात्र मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस भी मौके पर आ गई और पुलिस ने वहां पर उनको अपने गिरफ्त में ले लिया। छात्रा ने अपने फोन से काफी जो अश्लील चैट है वो पुलिस को दिखाया। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आ गए। प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका लैपटॉप मोबाइल जब्त कर लिया गया है। जांच की जा रही है। एसपी सिटी से जब इस मामले में बात हुई तो एसपी सिटी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसकी बारीकी से जांच कराई जाएगी और उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल एसपी सिटी ने यह बोला है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कुछ भी बताने से अभी बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामला जो है पुलिस ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रखा है और जो प्रोफेसर है उसके लैपटॉप और मोबाइल की बारीकी से छानबीन की जा रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की जांच कर रही है पुलिस। विदेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कड़ियों को सुलझाने में जुटी एनआईए ने गोरखपुर में 2 जगहों पर छापेमारी की और जांच के दायरे में बैंकॉक में लंबे समय से रह रहे पन्नेलाल यादव आए हैं, जिनके खातों से किए गए लेन देन को संदिग्ध माना जा रहा है। छापेमारी में पन्नेलाल यादव वहां पर नहीं मिले। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टीम ने 4 घंटे तक घर की गहन तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल्स की जांच की टीम ने आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गोरखपुर में 2 जगहों पे छापेमारी की। सबसे पहले वो खजनी पहुंचती है और वहां पे पन्नेलाल यादव के गांव पे छापेमारी करती है। सुबह 4 बजे एनआईए की टीम वहां पहुंचती है और वहां छापेमारी करते हुए वहां जांच करती है। वहां से एक टीम जो पन्नेलाल यादव के भाई हैं उनको अपने साथ लेती है और लेके शहर के जो तारामंडल क्षेत्र में उनका मकान है वहाँ पे आती है और सुबह 6 बजे से यहाँ पे भी छापेमारी कर रही है, यहाँ पे भी जांच कर रही है। कागजों को खंगाला जा रहा है और उसमें उसको कुछ संदिग्ध मिला हुआ है, क्योंकि लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग पे एनआईए चेज कर रही थी और वो जो लेन देन है उन लेन देन का ब्यौरा मौजूदा वक्त में खंगाला जा रहा है। घर के अंदर 2 बच्चियाँ और एक जो पन्नेलाल का बेटा है वो मौजूद है। साथ ही जिन भाई को लेके खजनी से एनआईए की टीम आई थी वो भी मौजूद हैं और जो उनकी पत्नी है पन्नेलाल की वो इस वक्त कहीं अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी, वो घर के बाहर हैं। तो मौजूदा समय में परिवार के 4 लोग हैं और एनआईए की टीम जांच कर रही है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आज मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। यह मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत की जाएगी। मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली मॉक ड्रिल का मकसद सीमावर्ती राज्यों में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जांच करना है। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। पहले ये मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया। अब इसे आज किया जाएगा। आज कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए हमने अभी पूर्व रिहर्सल कर ली है, जिसके तहत हमने एक डमी कैजुअलिटी बनाई थी, उसको कैसे रेस्क्यू करना है उसके लिए हमने सीखा। हमने सर्वप्रथम जहाँ हमें सूचना मिली कि यहाँ कैजुअलिटी हुई है, हमने तुरंत अपने 4 जवान मिलकर यहाँ आए। हमने आते उसको तुरंत अपने टेक्निकली तरीके से उसको तुरंत उठाया और नजदीकी जो मेडिकल कैंप था वहां तक उसको लेके गए और उससे पहले उसकी प्रॉपरली जांच की गई। पहलगाम आतंकी हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह हमला जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री और इकोनॉमी को निशाना बनाने की साजिश थी और साथ ही इसका मकसद धार्मिक तनाव फैलाना भी था। एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत इस हमले का जवाब दे चुका है। उन्होंने बताया कि बहावलपुर और मुरीदके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये कार्रवाई भारत की नीति को दर्शाती है। We saw was an attempt to devastate the tourism economy of the Union Territory of Jammu and Kashmir, as well as an evil design
to sowing religious discord. The barbarity of the killings required an exemplary response, which was delivered by destroying terrorist command centers, especially in Bhabalpur and Muridke. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response. सीज फायर को लेकर कांग्रेस के सवालों के बीच अब पार्टी के ही सीनियर नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत ने पहले पाकिस्तान से संपर्क किया। उन्होंने साफ किया कि सीज फायर की कॉल भारत की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से भारत को आई थी। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भी बयान दिया और कहा कि इससे जेएनके में अलगाववाद की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। The call came from the DGMO of Pakistan and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop, but for several hours after we had said that we will stop, and we then didn't send any further attacks on them, the shelling across the border and across the line of control continued. For at least 3-4 hours there were violations of the ceasefire once again when the shelling continued, making it very clear that in Pakistan nobody seems to be in control. Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate.